the evidentiary value of FIR? Now the question is, this is very important. I request you all to please listen me very carefully. क्या FIR substantive evidence है? Answer is no. Very true. FIR is not a substantive evidence, but यहां पर but है. But क्या? Under section 157 of Evidence Act, it can be corroborated, and under section 145 of Evidence Act, it can be contradicted. कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब FIR substantive evidence होता है. Some cases in which FIR is substantive evidence. वो कौन से केसेस हैं? Could anybody tell me? एक केस था मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का. एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में क्या हुआ था? 17 लोगों की हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था 17 पीपल का. दो फैमिली के बीच में फ्यूड था, दो परिवारों की आपस की लड़ाई थी. उस लड़ाई में क्या हुआ था कि 17 लोगों का मर्डर हुआ था. और उसके बाद जो डाइंग डिक्लेरेशन थी, डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट. सेक्शन 32 जो एविडेंस एक्ट का है उसमें डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड होता है. डाइंग डिक्लेरेशन कहने का मतलब क्या है कि जो मरते हुए व्यक्ति ने जो डिक्लेरेशन दी है, स्टेटमेंट गिवन बाय द पर्सन हु इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ और हु इज डाइंग. जो पर्सन जो जिसकी डेथ हो रही है उस वक्त जो स्टेटमेंट दी है. कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि हॉस्पिटल में, पुलिस के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, जो भी होता है, वो कोई किसी की डेथ हो रही है, वो उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ इस व्यक्ति ने ऐसा करा था, या मेरे ऊपर गोली चलाई थी, मेरा रेप किया था, जो भी स्टेटमेंट है. तो वो जो स्टेटमेंट सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट में दी जाती है डाइंग डिक्लेरेशन के केस में, उस केस में ये सब्सटेंटिव एविडेंस होता है. FIR is not a substantive evidence. It can be corroborated under section 157 of Evidence Act and contradicted under 145 of Evidence Act. जब वो स्टेज होगी क्रॉस एग्जामिनेशन और उस स्टेज में होगी. लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि जो डाइंग डिक्लेरेशन का केस होगा, सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट का केस होगा, उनमें क्या है कि जो FIR है वो सब्सटेंटिव एविडेंस होता है. तो मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो मर्डर हुआ था, तो वहां पर यही प्ली लिया गया था, डेथ सेंटेंस अवॉर्ड किया गया था. उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था अपील में. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि नहीं, ये जो है यहाँ पर ये सब्सटेंटिव एविडेंस है. और जो डेथ सेंटेंस अवॉर्ड हुई थी उसको कंफर्म किया गया था, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी थी डाइंग डिक्लेरेशन, वो कुछ 13th या 14th की नाइट का इंसिडेंट था और 17th को उसकी डेथ हो गई थी. तो इस तरह से ये आप समझे. एक और केस होता है जिसमें कि FIR सब्सटेंटिव एविडेंस होता है. वो केस कौन सा होता है? कई बार क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में ही लड़ाई हो गई, कोई SHO के सामने कोई लड़ाई हो गई, कोई फाइट हो गई, वहां पर ही उसको किसी ने नाइफ गेस कर दिया या फिर उसके ऊपर अटेम्प्ट करा, और ये सारी घटना SHO के सामने हुई है. ये सारी जो घटना है, ये इंसिडेंट जो है, ये इंजरी जो हुई है, जो इंजर्ड हुआ है पर्सन, वो उस SHO के सामने हुई है, स्टेशन हाउस ऑफिसर के सामने हुई है. तो उन केसेस में भी FIR सब्सटेंटिव एविडेंस होगा. सब्सटेंटिव एविडेंस कहने का मतलब है इसकी एडमिसिबिलिटी होगी, इसके बेसिस पे डिसीजन होगी, जजमेंट होगा, कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा, जो भी होगा. अगर जहां पर कह रहे हैं कि नहीं होगा, इसमें उसके बेसिस पर वो कन्विक्शन या एक्विटल नहीं होगा. साधारण भाषा में इसको ऐसे समझें इसको, राइट. तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सेक्शन 32 का डाइंग डिक्लेरेशन है, और फिर इंजरी बिफोर SHO जो मैंने आपको एग्जांपल दिया. तो इन केसेस में FIR सब्सटेंटिव एविडेंस होता है. ठीक है, तो ये था आपका FIR के बारे में एंड एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR. व्हाट सेक्शन 156 CRPC इज? 154 155 तो मैंने कल डिस्कस किया था कि 156 ये है कि मैजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी नहीं है और मैजिस्ट्रेट इंटरफेयर भी नहीं करेंगे. दोनों बातें प्रैक्टिकल पर्पस में बता रहा हूं आपको मैं, कि सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शंस है कि मैजिस्ट्रेट विल नॉट इंटरफेयर अननेसेसरीली इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कॉग्निजेबल केस वेयर पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ कॉग्निजेबल केस. दिस इज व्हाट सेक्शन 156 इज. अब व्हाट 156(3) सेज? नाउ 156(3) सेज रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR. एक रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR तो आपने पढ़ी थी 154 में,
जिसमें कि इंफॉर्मेंट आया, उसने अपनी सारा इंसिडेंट्स आपने उसने बयां करा, चाहे ओरली या राइटिंग में, और पुलिस ने उसको रिकॉर्ड करा। अब ये कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है? ये जो 156(3) में जो मैजिस्ट्रेट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर डायरेक्ट करती है इन कॉग्निजेबल केस वेयर पुलिस हैज रिफ्यूज टू लॉज एन एफआईआर, जहां पुलिस ने मना कर दिया है एफआईआर लॉन्च करने से। अब क्या रेमेडी है? रेमेडी ये है अग्रीव्ड पर्सन के पास, ही विल फाइल अ कंप्लेंट, एंड मैजिस्ट्रेट क्या करती है, उस कंप्लेंट की कॉग्नाइजेंस लेती है अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। Upon receiving a complaint, magistrate takes cognizance of that offense under section 190 of CRPC. What is cognizance means? Cognizance means judicially applying his mind that whether this case is fit for summoning of accused or not, जो उसको देखती है। तो अब जो ये 191A है, उसमें 191B में ये अपॉन पुलिस रिपोर्ट है, जो 173 में पुलिस रिपोर्ट या चालान या चार्जशीट जो फाइल होती है उसके ऊपर है। लेकिन 191A में जो कॉग्नाइजेंस लेती है, 199 सब सेक्शन 1A, उसमें जो कॉग्नाइजेंस लेती है वो अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट तब कब फाइल होती है, जबकि पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करने से रिफ्यूज कर दिया है, और कंप्लेनेंट कोर्ट के पास कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि इस केस में, इन दिस केस this scam is large, this cognizable case, the investigation cannot be done by the complainant, ये कंप्लेनेंट खुद से नहीं कर सकता है, इसमें पुलिस की असिस्टेंट चाहिए, और वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, पुलिस से रिक्वेस्ट करती, वो उससे मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करती है, और मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं उसमें, अगर उनको लगता है, बट इट शुड बी डन वेरी कॉशियसली, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि जहां पर कि वेयर magistrate is directing in registration of an FIR under section 156(3) of CRPC, under section 156(3) of CRPC, and where police has refused to lodge an FIR, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा कॉशन लेंगे, वो सारे डिटेल्स को देखने के बाद, प्रॉपर उसको जांचने के बाद ही उसमें वो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को डायरेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 156(3) ऑफ CRPC। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। Now come to section 157. What 157 is? 157 says procedure for investigation. अब ये भी दूसरे तरह का FIR ही है। अब पूछो ये कैसे है? ये देखो, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको, मैं इसलिए साथ साथ में प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। एक तो FIR वो हुई, दूसरी FIR हुई जो 156(3) में मैजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट करी, ये भी FIR ही होती है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन जो यहां पर लिखा है। ये कैसे FIR होती है? इसमें क्या होता है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है कि वो वहां इसमें इन केसेस में, जैसे इसमें रिफ्यूज, सॉरी, इसमें क्या है 157 के केस में क्या है, इसको मैं दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। 157 के केस में क्या है कि जैसे इंफॉर्मेंट नहीं आया है पुलिस के पास है, जैसे मैं अग्रीव्ड पर्सन हूं, मैं पुलिस के पास नहीं गया हूं कि FIR लॉन्च करो इस केस में, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं कराया है पुलिस को पता लगा, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि एट एनी पर्टिकुलर प्लेस सम इंसिडेंट हैपेंड, पुलिस वहां पर गई किसी भी सूचना के आधार पर, जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, उसके बाद जब वो वहां जाती है, तो वहां जाने के बाद उसको लगता है कि ये केस यहां पर कॉग्निजेबल केस है, यहां पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर यहां पर क्या है, यहां पर दो बातें हैं, यहां पर इसको प्लीज लिसन मी केयरफुली। 157 को मैं रीड करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि 157 में अब जब पुलिस की वहां पर क्या है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से मना भी कर सकती है। पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से मना भी कर सकती है। लेकिन ये जो कॉपी है, ये जो सेकंड, ये जो रिकॉर्ड करेगी वो, जो जैसे जिस जगह पर गई है, जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें एक वर्ड है, जब आप 157 को पढ़ेंगे तो सेंड फोर्थविथ टू अ मैजिस्ट्रेट। फोर्थविथ कहने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इट मींस विदाउट एनी डिले। मतलब 157 में
जो भी मैटर, जो भी पुलिस जहां जिस जगह पर भी गई, मान लो किसी जगह गई, वहां पर कोई लड़ाई, कोई कुछ भी, कोई डिस्प्यूट है, कोई फ्यूड है, कुछ भी हुआ है, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, वहां पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है, नहीं करना है, लेकिन वो जैसे ही उसने रिकॉर्ड किया, उसको रिकॉर्ड करते ही विदाउट एनी डिले उसको मैजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा। अब मैं पढ़ता हूं 157 को, इससे और क्लैरिटी आएगी। ये भी एक तरह का एफआईआर ही है, बट एफआईआर वैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट 154 में है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये भी इट्स आल्सो अ सेकंड काइंड ऑफ एफआईआर। हाउ? जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कोई सूचना मिलने पर, और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन has reason to suspect the commission, he has reasonable suspicion that an offense has been committed, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate। ये है इस सेक्शन में। he shall, word used is shall, forthwith send a report of the same to the magistrate। जो भी इंसिडेंट है, जहां भी वो गया, जिस जगह पर गया, जो भी रिपोर्ट उसने बनाई, उसको क्या करेगा वो? तुरंत ही विदाउट एनी डिले वो मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पर्पस ही यही है 157 का। मैजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of such offense। Who takes cognizance of offense? Who takes cognizance of offense? Could anybody tell me? Always magistrate, always judicial magistrate takes cognizance of offense, even if the case is triable by court of session। बिल्कुल याद रखना इस चीज को, बार बार मैं इसको रिपीट करता हूं क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है, ये पता ही नहीं लगता। ये कॉग्नाइजेंस मर्डर केस में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही लेंगे कॉग्नाइजेंस सेशन जज नहीं लेंगे, उसके बाद वो केस की कमिटल होगी। तो इसमें ये कह रहा है empowered to take cognizance of such offense upon a police रिपोर्ट के ऊपर जिस मैजिस्ट्रेट को जिसने कॉग्नाइजेंस लेनी है उसको वो सेंड करेगा वो रिपोर्ट, एंड शैल बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल ब्ला 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 ब्ला। नाउ व्हाट इज द प्रोविजो? Proviso says when information as to commission of any such offense is given any person by name and the case is not of a serious nature, इंफॉर्मेशन तो देना ही है। अगर केस नहीं है सीरियस नेचर का, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वहां पर ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन का है वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं भी करेगा। इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फ्रॉम एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, ही विल डिनाई इट। तो वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन करने से रिफ्यूज कर सकता है, मना कर सकता है, he shall not investigate the case। लेकिन इसके आगे वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, उसमें मैजिस्ट्रेट की पावर है कि वो उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, या फिर मैजिस्ट्रेट खुद से उसकी किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सकते हैं। ध्यान से समझना इसको 157 और 158 को। अब इसमें एक और प्रोविजो है, प्रोविजो ये बाद में ऐड किया गया था 2019 में। इस प्रोविजो में ये कहता है कि अगर रेप का मामला है तो उस केस में स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और प्लेस ऑफ हर चॉइस। जो रेप या उसका मामला है, अटेम्प्ट टू रेप का भी मामला है, तो उन केसेस में वहां पर उसको करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कोई उसके माता पिता, उसका कोई पेरेंट्स, गार्जियन, या कोई भी जो उस लोकेलिटी के कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन हो, उनकी रिलेटिव और सोशल वर्कर, ये वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, पेरेंट्स, गार्जियन, नियर रिलेटिव, सोशल वर्कर, उनके प्रेजेंस में बाय विमेन पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करेगी। तो ये था आपका सेक्शन 157। नाउ कम टू सेक्शन 158, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब ये जो रिपोर्ट 157 की है, ये रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी? क्योंकि एफआईआर तो वो 154 वाला मामला नहीं है, ये 157 का मामला है, जहां पर कि पुलिस अपनी सस्पिशन से या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव करने की वजह से गई है वहां पर, और उस रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेट को भेजा गया है। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उस लेवल पर वो रिपोर्ट सेंड की जाएगी मैजिस्ट्रेट को। दिस इज व्हाट 158 सेज। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, कैसे रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, आप इसको पढ़ें। एवरी रिपोर्ट सेंट टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 shall so direct be submitted by the superior officer of the पुलिस
such superior officer may give such instruction to the officer in charge and things fit so and transmit the same without delay to the magistrate। मतलब पर्पस यही है कि वो उसको डायरेक्ट करेगी कि विदाउट एनी डिले ये मैजिस्ट्रेट को भेजा जाए, जो 157 में जो रिपोर्ट तैयार की गई है पुलिस के द्वारा। नाउ कम टू 159। 159 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो मैंने अभी आपसे बताया कि उस केस में जब वो रिपोर्ट मिल गई मैजिस्ट्रेट को, अब मैजिस्ट्रेट इसमें डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या करना है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करानी है। ये पर्पस ही यही है। ये जो 159 दिया गया है, 159 सेक्शन एक्चुअली प्राइमरीली मीन टू गिव द मैजिस्ट्रेट पावर। ये 159 दिया ही इसलिए गया है कि पुलिस ने जहां 157 में मना कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने से, तो वहां पर उन केसेस में इनजस्टिस ना हो, उन केसेस में इनजस्टिस ना हो। दैट्स व्हाई सेक्शन 159 इज देयर। अब पुलिस ने तो मना कर दिया, लेकिन मैजिस्ट्रेट की पावर है 159 में कि वो डायरेक्ट करेगी क्या, इन्वेस्टिगेशन। ये पर्पस ही यही है 159, याद ही इसी से रखना कि वेयर पुलिस डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, not to investigate the case, not to investigate the crime, then in that case magistrate has the power to direct investigation or preliminary inquiry. Who will conduct preliminary inquiry? Magistrate. Now I am reading section 159. Such magistrate on receiving such report may direct an investigation. पुलिस ने मना कर दिया था लेकिन डायरेक्ट किया इन्वेस्टिगेशन। और if he thinks fit, at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner as provided in the code. तो ये था आपका 159। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कम टू सेक्शन 160। अब यहां तक ये सारा काम जो भी था, अब ये समझ लो कि 154 से 159 में ये जितने तरह से इंफॉर्मेशन मिल सकती थी इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन कमेंस करने के लिए, शुरू करने के लिए, वो स्टार्ट हो गया। चाहे 154 के थ्रू हुआ, 156 में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट की 156(3) में, या 159 में मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट करा इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ये याद रखना यहां पर ये टर्म प्रिलिमिनरी इंक्वायरी conducted by magistrate subordinate to such magistrate who is passing the order. Now come to section 160. 160 is police officers power to require attendance of a witnesses. अब पुलिस ऑफिसर की पावर है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। नेचुरली अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो विटनेसेस को बुलाना पड़ेगा। हाँ जी बताओ तुमने क्या देखा था, तुम आई विटनेस हो, यू आर आई विटनेस, तो आप बताओ इंसिडेंट को नरेट करो, क्या इंसिडेंट हुआ था। इसमें इन सारे केसेस को 160 स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो पुलिस के सामने, ये एक जनरल बात है, आप सबको पता भी होगी शायद, कि जो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। वो वहां उसमें फिर वही 157 145 का मामला होता है, वो एविडेंस एक्ट का। तो जो पुलिस के सामने जो रिकॉर्ड किया गया है स्टेटमेंट, उस पर पुलिस सिग्नेचर नहीं लेगी अंडर सेक्शन 162। वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस जितनी कहानी है, जितनी, जैसे सपोज 5 विटनेस है, 5 लोगों को बुलाया उसने, सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा, जितने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे, लेकिन 162 में यही 162 से हिट करता है वो, और वो उसके सिग्नेचर नहीं लेगी किसी के भी, कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, सारे स्टेटमेंट्स वो लिखेगी जो भी है उसको। जब वो 173 में पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी तो उन सारे डिटेल्स को बताएगी वो। पुलिस इज रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी, बट not taking signature of those witnesses under section 162. This is what under section 162 CRPC is. तो पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। अब इसमें पुलिस ऑफिसर की पावर है, ये किसी भी पर्सन को कर सकती है। इसमें वर्ड यूज किया गया ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन कहने का मतलब अक्यूज्ड भी है। विटनेसेस वर्ड यूज किया गया है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लेरिफाई कर दिया है कि ऑफ एनी पर्सन जो वर्ड यूज हुआ है 160 में, जब आप पढ़ेंगे इसको, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग
require the attendance before himself of any person. Word used is phrase is of any person. तो any person में accused भी आते हैं, any person में सिर्फ witnesses ही नहीं है, accused भी है, राइट? ये क्लियर कर लेना इसको। कोई भी संभावित गवाह जो हो उसकी अटेंडेंस वो वहां पर उसको बुला सकती है, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी। 161 is also very important. This is the examination of witnesses by police. अब witnesses को अब पुलिस की ये पावर है 161 में, क्योंकि नेचुरली पुलिस को तो पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी है, चालान चार्जशीट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी। तो अब पुलिस क्या करेगी, जितने भी एविडेंस हैं, जो भी एविडेंस हो सकते हैं, चाहे आइदर इट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, रिकवरी एविडेंस, जैसे कई बार रिकवरी करती है कि हाँ इस नाइफ से मारा गया। आपको याद होगा आरुषि तलवार का केस, उस केस में जो वेपन था वो वेपन मिला था एक नाले में मिला था एक। तो इस तरह से वो रिकवरी, मतलब जितने भी वो पुलिस ऑफिसर उस स्पॉट पर जाएगी, जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने हैं, जो भी एविडेंस कलेक्ट करना है, वो सारा एविडेंस का कलेक्शन का काम अब पुलिस का स्टार्ट हो गया। तो 161 टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। Any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below such rank such person may examine orally any person supposed to be acquainted with facts and circumstances of the case. वो उनसे पूछताछ करेगी किसी भी व्यक्ति से जो कि उनको लगता है he is acquainted with the facts of this case. Such person shall be bound to answer, और वो भी आंसर उस देने के लिए बाउंड है। Truly all questions which would have tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty other than the question answers to which, मतलब कहने का मतलब है कि वो सारे क्वेश्चन आंसर्स देगी, सिर्फ वैसे क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं दे सकती है जिन क्वेश्चंस में ये शक हो उसको कि इससे मेरे ऊपर ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो वैसे क्वेश्चंस का आंसर पुलिस जो ऑरली जब उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, विटनेस को जब ऑरली उससे स्टेटमेंट्स उसके रिकॉर्ड करेगी, तो उन केसेस में व्हेन पुलिस इज रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ही इज बाउंड टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन ट्रूली एक्सेप्ट दोज क्वेश्चंस जिससे कि उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो या फिर उसको ही चार्ज किया जाए और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन। कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ये सेक्शन 161 सीआरपीसी में करेगी पुलिस। Now come to section 162. What 162 says, जो कि मैंने आपसे बताया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया विटनेस का। अब विटनेस का रिकॉर्ड स्टेटमेंट करने के बाद ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार, उसके सिग्नेचर नहीं लेगी जो विटनेसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है इसके नीचे आपके सिग्नेचर ले लिए गए। तो इसी वजह से दिस इज द रीजन कि ये एडमिसिबल नहीं होता है। ये 162 ही, इसको 162 जो प्रोविजन है इसकी वजह से ये एडमिसिबल नहीं होता है।